शॉर्टो अपने कमरे में मुझे बुलाकर इस सिलसिले में गुफ्तगू करने की जरूरत क्यों महसूस कर रहा था, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता था कि उसके कैबिन में होने वाली गुफ्तगू कहीं सुनी जा रही थी। जरिया क्या होगा? गालिबन डिक्टाफोन या कोई ऐसी चीज जिससे दूसरी जगह गुफ्तगू सुनी जा सके। ये सब कुछ तो मेरे कमरे में भी हो सकता है, मैंने सोचा, और उसके बाद मैं अपने कैबिन में दाखिल हो गया। उसका जायजा लेना जरूरी था क्योंकि तहजीब मैल्कम एक्स इस तरह रोशनी में आ सकती थी। कैबिन में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया, फिर उससे मुल्हिक बाथरूम में जाकर नल खोल दिया ताकि ये महसूस हो कि मैं गुस्ल खाने में हूँ। नल खोलकर मैं बाहर निकल आया और उसके बाद मैंने कैबिन की तलाशी लेना शुरू कर दी। जिन लोगों ने भी ये काम किया था वो शायद बहुत ज्यादा ज़हीन नहीं थे। कोई ऐसी जगह तलाश नहीं कर सके थे जो मेरी निगाहों से महफूज रहे। एक खूबसूरत से डेकोरेशन पीस के निचले हिस्से में वो छोटा सा स्याह गोल प्लेट नुमा टुकड़ा चिपका हुआ था, जिसे एक निगाह देखने से ही अंदाजा हो जाता था कि ये डिक्टाफोन रिसीवर है। मेरे होंठ भिंच गए। इसका मतलब था कि मेरे खिलाफ बाकायदा अमल शुरू हो चुका है, लेकिन मैं भी अहमक नहीं था। ऐसे हालात से निपटना खूब जानता था। बल्कि सच्ची बात तो ये थी कि अभी तक मुझे सही तौर पर खुल खेलने का मौका शायद इसलिए नहीं मिला था कि मेरे दुश्मन सामने नहीं आए थे। वो स्याफाम शख्स जिसने मेरे कैबिन की तलाशी ली थी और जहाज से उतर कर भाग गया था, यकीनन ये उसकी कारस्तानी रही होगी। बहरहाल अब जबकि ये खेल शुरू हो चुका है तो फिर मुझे मोहतात रहना होगा। अलबत्ता शॉर्टो के बारे में मेरा जहन अब कुछ नए फैसले कर रहा था। मुमकिन है शॉर्टो काबिल एतमाद ही साबित हो। 8:30 बजे मैं कैबिन से बाहर निकल आया। शॉर्टो बोट के करीब मेरा इंतजार कर रहा था। चंद लम्हात के बाद बोट पानी में उतर गई और शॉर्टो उसे स्टार्ट करके चल पड़ा। फिर उसने कहा, मैं तकरीबन 1.5 घंटे से बोट के पास मौजूद हूँ, सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ न की जाए। मैंने कहा, तुम कुछ शुकूक व शुबहात महसूस कर रहे हो शॉर्टो? वो बोला, जो कुछ आज मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए शदीद नुकसान का बायस भी बन सकता है मिस्टर अली, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का आदमी हूँ। जब एक काम अपने जिम्मे लेता हूँ तो फिर उसको अंजाम दही तक पहुँचाता हूँ। मेरा अपना जहन साजिशी नहीं है, लेकिन साजिशियों के दरमियान काम करने में मुझे बहुत लुत्फ आता है। दरअसल मिस्टर केंट ने मुझसे इशारतन कहा था कि आज मैं आपके साथ समंदर का सफर न करूं। हालांकि इस कहने में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मेरा जहन न जाने क्यों भटक गया और मुझे मिस्टर केंट के इस अंदाज पर कुछ शुबा सा हुआ। मेरा ख्याल है मिस्टर केंट अपने मिशन के लिए मुखलिस नहीं है मिस्टर अली, आपको इसका ख्याल रखना होगा। मैंने कहा, वाकई तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो शॉर्टो, क्या तुम मिस्टर केंट की तरफ से मुतमईन नहीं हो? उसने कहा, इसका क्या सवाल पैदा होता है? ये लोग सिर्फ अपनी जात के लिए कुछ करते हैं, हम जैसे निचली सतह के लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। मिस्टर मोर के बारे में अभी तक मैं कोई बात दावे से नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि वो केंट के दस्तरास्त हैं। मैंने कुछ इंतजामात कर लिए हैं मिस्टर अली, आप मुतमईन रहें, हम किसी के लिए नर्म चारा साबित नहीं होंगे। मुझे मिस्टर केंट पर मजीद शुबा इसलिए हुआ कि मिस्टर केंट की खुसूसी मुलाजिमा ने पुरस्रार तौर पर मेरे कैबिन में कुछ ऐसी चीजें पहुंचाई जो इससे पहले कभी नहीं पहुंचाई थी, और फिर वो वापस आकर वो चीजें ले गई। उसने मुझसे माजरत करते हुए कहा कि गलती से वो इन्हें यहाँ रख गई थी। दर हकीकत इस दौरान एक छोटा सा डिक्टाफोन मेरे कैबिन में लगा दिया गया था। इससे ये जाहिर होता है कि वो लोग मेरी जानिब से भी मशकूक हैं। बस यही बात मुझे मिस्टर केंट से बरगश्ता करने का बायस बन गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं हर तरह आपका साथ दूंगा। मोटर बोट में मैंने कुछ ऐसी चीजें रख छोड़ी हैं जो हमें खतरे के वक्त खतरनाक हालात से महफूज रख सकती हैं। आप यकीनन स्विमिंग ड्रेस नहीं लाए होंगे, लेकिन मैंने ऐसे 2 लिबास मुहैया कर लिए हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, और उसके अलावा पानी की सतह के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली खुसूसी गन्ने भी मैंने रख ली हैं। बेहतर ये होगा मिस्टर अली कि हम दोनों ये लिबास पहन लें। हर लम्हा हमें खतरात का एहसास रखना होगा। शॉर्टो ने एक समत इशारा किया और मुझे एक पैकेट नजर आया। पैकेट खोला तो उसमें गोताखोरी के खुसूसी लिबास मौजूद थे। ऑक्सीजन सिलेंडर अलग पैकेट में रखे हुए थे और उसके साथ ही छोटी साख्त के खुसूसी पिस्तौल जो पानी के अंदर काम आते थे। मैंने दिलचस्प निगाहों से उन तमाम चीजों को देखते हुए शॉर्टो से कहा, इनके हुसूल में तुम्हें कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? उसने कहा, नहीं, बहरी तहकीकाती मुहिम के सिलसिले में ये तमाम चीजें यहाँ मौजूद होती हैं। अलबत्ता ये गन्ने मैंने चुराए हैं। मैंने पूछा, कहाँ से? उसने कहा, एक और कैबिन से जो हमसे मुताल्लिक नहीं है। मैंने कहा, ओके गुड शॉर्टो, तुम तो मेरे बेहतरीन मुआवन और मददगार साबित हो रहे हो। उसने कहा, मैं खुलकर ऐलान कर रहा हूँ मिस्टर अली कि आपके मिशन में आपके साथ हूँ। अगर बेहतर समझें तो मुझे अपनी शाना बशाना रखें। मैंने कहा, शॉर्टो, आज से इस मिशन के सिलसिले में मेरी शख्सियत तन्हा नहीं है, हम दोनों इसके अहम कारकुनों की हैसियत से काम कर रहे हैं।
शॉर्टो ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और हम दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। उसके बाद हम गोताखोरी के लिबास पहनकर पूरी तरह तैयार हो गए। अब हम किसी भी खतरनाक मरहले से निपटने के लिए मुस्तैद थे। शॉर्टो ने समत के बारे में पूछा तो मैंने उसे उसी जजीरे पर चलने के लिए कहा जहां हमने फारनूस और सोलीता को देखा था। मैंने शॉर्टो से कहा, शॉर्टो, वो दोनों किरदार मेरी निगाह में मशकूक हैं और उस पुरस्कार जजीरे पर वो आबी पौधों पर रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि वहां उनकी मौजूदगी का कुछ और ही मकसद है। शॉर्टो बोला, तो क्यों ना आज हम पूरे जजीरे की तलाशी ले डालें। मैंने कहा, हाँ, जजीरे को देखना जरूरी है। मैंने शॉर्टो को शेरी के बारे में नहीं बताया था, बल्कि सोचने लगा था कि उसे उससे आगाह करूं या नहीं। फिर मैं खामोश ही रहा। शॉर्टो भी समत का तायुन करके जजीरे की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम जजीरे पर पहुंच गए। इस दौरान मैंने अतराफ के माहौल पर पूरी तरह निगाह रखी थी। किसी को अपनी जानिब खुसूसी तौर पर मुतवज्जे नहीं पाया था। समंदर तकरीबन सुनसान ही था। आज मौसम भी साफ था और आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता सितारे उभरते आ रहे थे। जजीरे के साहिल पर खड़े होकर हमने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई। पुरसरार खामोशी और सन्नाटे के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। दरख्त खामोश खड़े थे, अलबत्ता हशरातुल अर्ज की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सांपों के रेंगने की लकीरें जजीरे की जमीन पर जगह जगह नुमाया थी। हमने खुसूसन ऐसे जूते इस्तेमाल किए थे जिनकी वजह से रेंगने वाले जानवरों से हमें कोई नुकसान न पहुंचने पाए। तकरीबन 2 घंटे तक हम जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेते रहे। कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई जो काबिल तवज्जो होती। आज फारनूस और सोलीता का भी यहाँ कोई निशान नहीं था। बहुत देर तक हम अंदरूनी हिस्सों में रहे और उसके बाद अकबी साहिल पर पहुंच गए। वहां से होते हुए वापस उसी समत आने लगे जिधर हमने मोटर बोट छोड़ी थी। शॉर्टो ने कहा, यूं लगता है जैसे उन लोगों ने ये जगह छोड़ दी है। मैंने कहा, हाँ, वैसे भी मुझे ताज्जुब है कि आखिर उन लोगों ने अपनी क़याम गाह कहाँ बनाई थी। यहाँ तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जिसे क़याम गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हर लम्हा हशरातुल अर्ज का खतरा रहता होगा। सांप और दूसरे कीड़े यहाँ जिस तादाद में मौजूद हैं उससे तुमने अंदाजा लगा लिया होगा शॉर्टो। उसने कहा, मुमकिन है उस रोज वो किसी खास मकसद के तहत यहाँ आ गए हों और फजूल बातें करके हमें बेवकूफ बना दिया हो। जरूरी नहीं कि उनका कयाम भी यही हो। बोट अपनी जगह मौजूद थी। साहिल दूर दूर तक सुनसान था, सिवाय लहरों के शोर के और कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। हम यहाँ से वापस चल पड़े। मैंने शॉर्टो से कहा, शॉर्टो, इस जजीरे से बिल्कुल करीब कौन सा जजीरा है? वो बोला, उसका कोई नाम नहीं है। यहाँ से बाईं समत तकरीबन 3 मील के फासले पर एक और छोटा सा जजीरा मौजूद है। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद शॉर्टो उसी जजीरे की बात कर रहा है जिस पर मैंने शेरी को देखा था, जहाँ से वो बोट लेकर उस समत आई थी। मैंने किसी ख्याल के तहत शॉर्टो को उसी समत चलने के लिए कहा और शॉर्टो ने गर्दन हिला दी। रास्ता खामोशी से तय हुआ। मैंने जजीरे के आसार महसूस कर लिए थे। थोड़ी देर के बाद हम उसी जगह पहुंच गए। काफी फासले पर शॉर्टो ने हाई स्पीड बोट का इंजन बंद कर दिया था, लेकिन अभी हम साहिल पर पहुंचने भी न पाए थे कि दफतन कोई चीज शाई की आवाज के साथ मोटर बोट के ऊपर से गुजर गई। इंजन बंद था, इसलिए गुजरने वाली चीज की आवाज साफ सुनाई दी थी। शॉर्टो ने हैरत से मुझे देखा। आवाज उसने भी सुनी थी। पानी में एक बड़ा जोरदार छपाका सुनाई दिया और उसके बाद खामोशी छा गई। हम अभी अंदाजा भी न कर पाए थे कि दफतन एक नन्ना सा सुर्ख शोला चमका और कोई चीज फिर हमें बोट की तरफ आती नजर आई। रुख बिल्कुल हमारी ही समत था और अब हमें ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी न हुई कि कोई मोहलक हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। शॉर्टो ने फुर्ती से इंजन स्टार्ट किया और बोट को इतनी तेजी से चक्कर दिया कि मुझे अपना तवाजुन संभालना भी मुश्किल हो गया। सुर्ख शोला जो अपनी जगह से प्रवास करने के बाद बुझ गया था, शाई की आवाज के साथ फिर हमारे करीब से गुजरा और पानी में गायब हो गया। इस बार शायद उन्होंने हमारा निशाना दुरुस्त कर लिया था। वैसे ये शोला उस छोटे से जजीरे की जानिब से लपका था जिसके करीब हम जा रहे थे और खासी बुलंदी पर नजर आया था। ये अंदाजा नहीं हो सका था कि कौन सी जगह से हम पर ये मोहलक चीज फायर की जा रही है। शॉर्टो ने बोट को एक लंबा चक्कर दिया क्योंकि हम तीसरा शोला देख चुके थे। मैंने फुर्ती से एक ताकतवर दूरबीन निकालकर आंखों से लगा ली थी और मेरा रुख जजीरे ही की जानिब था। शोला काफी बुलंदी से चमका था। मैंने फौरन ही शॉर्टो को इत्तला दी और शॉर्टो ने एकदम से रुख बदल लिया। बिलाशुबा वो बोट ड्राइव करने का माहिर था। बोट उस वक्त एक सांप की तरह बल खाती हुई पानी के सीने को चीरती हुई दौड़ रही थी। शाई की आवाज इस बार हमसे खासे फासले पर निकल गई थी। शॉर्टो उन लोगों को चक्कर देने में कामयाब हो गया था और उसके बाद मुनासिब यही था कि हम उस जजीरे का रुख न करें। हमें अंदाजा नहीं था कि उस शोले की रेंज कितनी है, चुनाचे हम जजीरे से ज्यादा दूर निकल जाना चाहते थे, लेकिन दफतन शॉर्टो की हल्की सी आवाज उभरी और उसने एक बार फिर बोट घुमा दी।
मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, हमें घेर लिया गया है। और मैं तारीकी में आंखें फाड़ने लगा। फिर मैंने भी उन 4-5 हयूलों को देख लिया जो समंदर की सतह से सर उभारे हमें घूर रहे थे। यकीनन ये कुछ खुसूसी किस्म की बोट्स थीं जो मुख्तलिफ समतों से हमारी जानिब बढ़ रही थीं। उनके अकब में पानी की सफेद लकीरें पैदा होती जा रही थीं जिनसे उनकी स्पीड का अंदाजा होता था। शॉर्टो ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर बोला, बेहतर यही है कि अब हम इनसे बचने की कोशिश करें। मैं बोट को पानी के नीचे ले जा रहा हूँ। मैंने गर्दन हिलाई, गुड। और शॉर्टो ने वो बटन दबा दिया जिससे हमारी उस खुसूसी बोट की छत ढक जाती थी। आन की आन में हम शीशे के खोल में कैद हो गए। दूसरे ही लम्हे शॉर्टो ने बोट को पानी में नीचे उतार दिया। नीचे उतारते ही उसने इंजन की स्पीड फुल कर दी। समंदर के नीचे ही नीचे वो दूर निकल जाना चाहता था। बोट इतनी रफ्तार से आगे बढ़ी कि दिमाग चकरा कर रह गया। ज्यादा देर चूंकि हम पानी में नहीं रह सकते थे, इसलिए थोड़ी दूर पहुंचने के बाद शॉर्टो को बोट पानी की सतह पर उभारना पड़ी, लेकिन उसके साथ ही हमें एक खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जो ही बोट सतह पर उभरी, हमने सिर्फ चंद गज के फासले पर दुश्मनों की एक छोटी सी स्टार बोट देखी जो हमारे बिल्कुल करीब थी। उस पर से उभरने वाली आवाजें तो हमारी समझ में नहीं आईं, लेकिन शायद स्टेन गन्नों वगैरह से जबरदस्त फायरिंग कर दी गई थी, क्योंकि चंद ही लम्हे के बाद हमारे सरों पर लगा हुआ शीशे का हिसार टूटता महसूस हुआ। शीशा किरची किरची हो गया था। अब हम बोट को नीचे पानी में नहीं ले जा सकते थे। शॉर्टो ने अलबत्ता एक बार फिर महारत का सबूत दिया और बोट को उस स्टार बोट से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दफतन एक शदीद झटका लगा। बोट का पिछला हिस्सा फायरिंग से मुतासिर हो गया था। अब उसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि हम फुर्ती से पानी में कूद पड़ें। शॉर्टो ने मुझे यही हिदायत की और हमने फौरन ही मास्क अपने चेहरों पर चढ़ा लिए। उसके बाद हम बर्क रफ्तारी से अपनी उस बोट से नीचे कूद गए। हमारा नीचे कूद जाना हमारे हक में इंतहाई बेहतर साबित हुआ। बसूरत दीगर हम बोट की तबाही की लपेट में आ जाते। बोट हमसे कुछ फासले पर जाकर तबाह हो गई थी। अगर शॉर्टो इंतहाई बर्क रफ्तारी से उसे बिल्कुल मुखालिफ समत में न मोड़ देता तो ये बोट हमारे सरों पर ही तबाह होती और उसके बाद हमारा क्या होता ये खुदा ही जानता था। हम दोनों ने एक बार फिर गोता लगाया और पानी के नीचे नीचे एक समत बढ़ने लगे। मकसद यही था कि उन लोगों से ज्यादा दूर निकल जाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर रहे थे, इसलिए सतह पर उभरने की जरूरत नहीं थी। न जाने कितनी देर हम उसी तरह तैरते रहे। शॉर्टो मेरे करीब करीब ही था, लेकिन दफतन हमने कुछ फासले पर पानी में कुछ हलचल सी देखी और अब जो निगाह दौड़ाई तो सामने ही कुछ गोताखोर हमें तैरते नजर आए। यकीनन हमारे बारे में ये अंदाजा लगा लिया गया था कि हम समंदर में उतर चुके हैं और यहाँ भी हमारी तलाश शुरू हो गई थी। जिस तरह हमने उन लोगों को देख लिया था उसी तरह चंद लम्हों के अंदर वो भी हमें देख लेंगे। शॉर्टो ने मेरी जानिब देखा और फिर एक इशारा किया। मैंने गर्दन हिला दी थी। चुनाचे चंद ही लम्हों के बाद मैं और शॉर्टो दो मुख्तलिफ समतों में तैरने लगे। एक ही जगह रुककर हम एक साथ उनका शिकार नहीं बनना चाहते थे। ज़रियाब इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल हमारे पास मौजूद थे। शॉर्टो ने माकूल इंतजाम किया था। चंद ही लम्हों के बाद मुझे पिस्तौल इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ गई। उनमें से एक शख्स ने मुझे देख लिया था और अपनी जगह रुक गया था, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने उसकी खोपड़ी का निशाना लिया और फायर कर दिया। मैंने पानी में हलचल सी देखी थी और उसके बाद मैंने उसको बेजान होकर गहराइयों में उतरते देखा। मैंने अपना रुख बदल लिया था। अब शॉर्टो की तरफ तवज्जो देना मुमकिन नहीं रहा था क्योंकि दूसरे कुछ लोग भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। दो अफराद तेजी से मेरी जानिब बढ़ रहे थे और मैं उन्हें किसी मुनासिब जगह ले जाकर निशाना बनाना चाहता था। अगर उन्होंने भी हमें खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी तो जाहिर है उनसे मुकाबला मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनकी तादाद के बारे में कोई सही अंदाजा नहीं था। वैसे ये बात भी यकीनी थी कि वो लोग मुझे कत्ल कर देना चाहते थे। अगर ऐसा न होता तो मोटर बोट को इस तरह तबाह करने की कोशिश न की जाती। चुनाचे जान बचाने के लिए उस वक्त हर कोशिश जरूरी थी। मैंने तैरने की रफ्तार तेज कर दी और अचानक ही मैं सतह पर उभर आया। ये उन लोगों को डॉज देने की एक कोशिश थी, लेकिन उसका एक और फायदा हुआ। मुझे जजीरा नजर आ गया जो बहुत करीब था। ज़ेरे समंदर उन लोगों की कार्रवाई जजीरे की जमीन की निस्बत ज्यादा खतरनाक साबित होती, इसलिए मैंने तूफानी रफ्तार से जजीरे की तरफ तैरना शुरू कर दिया और आन की आन में साहिल पर आ गया। यहाँ एक लम्हा रुक कर मैंने इधर उधर देखा और एक बार फिर मौत जिंदगी को छूती गुजर गई। गोली साइलेंसर लगे पिस्तौल से चलाई गई थी और मेरे करीब से गुजर गई थी। मैंने एक समत छलांग लगा दी और फिर दौड़ता हुआ दरख्तों की आड़ में चला गया। मुझे जो पहला दरख्त नजर आया उसी की आड़ लेकर मैंने आसपास का जायजा लिया। उसूलन भागने वाले को अंदर दरख्तों में घुस जाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके बरक्स किया और वहीं रुक कर जायजा लेने लगा।
अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और जिस जगह से मैं जंगल में दाखिल हुआ था एन उसी जगह से 3 अफराद अंदर आए और दरख्तों में घुसते चले गए। मैंने सांस रोक लिया था। वो तीनों दूर तक चले गए और फिर निगाहों से ओझल हो गए। शॉर्टो का न जाने क्या हशर हुआ था। वैसे वो काबिल एतमाद इंसान था और अब उस पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता था। जो लोग दरख्तों के दरमियान दाखिल हुए थे उनकी वापसी भी मुमकिन थी। इस दौरान मुझे अपने आइंदा इक़दाम का फैसला करना था कि आया इस जगह को छोड़ दूं और कोई नई जगह पकड़ूं या फिर यहीं रुकूं। अभी यही सोच रहा था कि एक सरसराहट सुनाई दी और मैं सांप की तरह पलटा। उसी वक्त एक सरगोशी सी उभरी। इस समत आ जाओ, इधर फुर्ती से। एक बहुत ही बारीक रोशनी एक लम्हे के लिए चमकी। जहन में शॉर्टो का ख्याल आया था, लेकिन रोशनी, सोचने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने उस समत दौड़ लगा दी। सरगोशी फिर उभरी इस तरफ, लेकिन इस मर्तबा मुझे एहसास हो गया कि वो शॉर्टो नहीं है। सरगोशी फिर उभरी, आ जाओ मिस्टर अली, प्लीज कम ऑन। और मैंने गोताखोरी के लिबास में मलबूस उस शख्स को देख लिया जो अपने तनोतोष के एतबार से भी शॉर्टो जैसा नहीं था, लेकिन इस बार उसने मुझे नाम लेकर पुकारा था। जहन फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। मुमकिन है धोखा दिया जा रहा हो। फिर एक हल्की सी सीटी की आवाज उभरी जो बाईं समत से आई थी। जवाब में मुझे पुकारने वाले ने भी वैसी ही आवाज निकाली और मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिर उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ बोला, अब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे गोली मार दो, मगर खुदा के लिए इधर आ जाओ। इस बार उसने झल्लाई हुई आवाज में कहा था, लेकिन ये आवाज भी मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं उसके साथ खिंचता चला गया। एक तनावर दरख्त की आड़ में बहुत बड़ी चट्टान नजर आई जिसके बिल्कुल ज़ेरी हिस्से में तकरीबन 2.5 फुट के कुतर का एक सुराख मौजूद था। आम हालात में उसके नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था जब तक कि किसी को उसका पता न हो। उसने कहा, इसमें रेंग जाओ, ठहरो, पहले मैं अंदर दाखिल होता हूँ। ये कहकर वो लेट कर सुराख में दाखिल हो गया। मैंने बादल नखास्ता उसकी तकलीद की। अंदर का माहौल हैरतनाक था। सुराख में दाखिल होकर आगे बढ़ते ही काफी कुशादगी महसूस हुई। नीचे जमीन काफी गहरी थी और ऊपरी हिस्सा किसी गुंबद का निचला हिस्सा महसूस होता था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तारीकी की वजह से मुझे उसकी शक्ल और हैयत का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जवाब मिला, कैंट। और मेरे जहन को एक जबरदस्त झटका लगा। जहन वाकई मुअत्तल था। कैंट की आवाज समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मैंने उसे पहचान लिया था। मैंने खुद को संभाल कर कहा, सॉरी मिस्टर कैंट, मैं आपको पहचान नहीं सका। आप यहाँ कैसे? कैंट ने भारी लहजे में कहा, आपकी कोशिशों को नाकाम बनाना मेरी ड्यूटी है। मैं खामोशी से अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा। ये जुमले भी अजीब थे। चंद लम्हात के बाद वो फिर बोला, और मेरा ख्याल है आप भी ये बात अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं मिस्टर अली। बहरहाल हम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे अभी अपने साथियों से जा मिलना है। आपने सीटियों के तबादले की आवाजें सुनी होंगी। मैंने उनसे कहा था कि इस तरफ सुकून से। मैंने बमुश्किल कहा, तो क्या समंदर में? वो बोला, हाँ, वो मेरे ही आदमी थे जो आपको कत्ल करना चाहते थे। आप उनका शिकार हो जाते तो मुझे कोई फिक्र न होती मिस्टर अली, लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कुछ कह रही है और मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं कहती। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मुमकिन है कभी दोबारा गुफ्तगू का मौका मिल जाए, उस वक्त आपको तफसील बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ चंद बातें सुन लीजिए। आप पूरे 1.5 घंटे इसी जगह रहें। बाहर निकलेंगे तो दरख्त के पास आपको एक बंडल मिलेगा। ये रबड़ की कश्ती होगी जिसके जरिए आप वापस मार्शल पर पहुंच सकेंगे। मार्शल पर आपको खास तौर से मेरी बीवी शेरी से महफूज रहना चाहिए। वो हायल जोशियो की तरफ से मार्शल पर इंचार्ज हैं। मैंने हैरत से कहा, आपकी बीवी मिस्टर कैंट? उसने कहा, हैरत की कोई बात नहीं है, वो मेरी बीवी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे उनकी कैद में हैं और वो बदबख्त मेरी जबरदस्ती की बीवी है। मैं उनके चुंगल में फंसा हुआ हूँ और उनके इशारों पर नाचने पर मजबूर हूँ। बस इस वक्त इतना ही काफी है। मैंने पूछा, मोर की क्या पोजीशन है मिस्टर कैंट? उसने कहा, जो कुछ भी है वो मेरे इल्म में नहीं। अब खुदा हाफिज, इससे ज्यादा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं इन्हें समेट कर ले जाऊंगा। ओके। ये कहकर वो बाहर रिंग गया और मैं अहमकों की तरह आंखें फाड़ता रह गया। इन वाकयात ने जहन को चंद लम्हात के लिए मुअत्तल कर दिया था। कैंट खुद मेरी निगाह में मशकूक था, लेकिन असल सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसे समझने के लिए जो कुछ वो कह गया था बहुत था। मुझे खत्म करने के प्रोग्राम का वो इंचार्ज था, लेकिन उसका असल किरदार दूसरा था। जहनी रौ शॉर्टो की तरफ मुड़ गई। वो कहाँ है? बेहतरीन साथी था कहीं? तभी कदमों की चाप सुनाई दी तो मैं उस तरफ मुतवज्जे हो गया। कई आदमी थे, दहाने के बिल्कुल पास से गुजरे थे। चाप दूर होती चली गई।
केंट ने कहा था कि 1.5 घंटे के बाद यहाँ के हालात पुरसुकून हो जाएंगे और उसके बाद मैं रबड़ की कश्ती के जरिए यहाँ से निकल सकूंगा। लेकिन क्या मार्शल पर जाना जरूरी है? वहाँ की सूरत हाल तो बहुत मखदूश है। काफी गौर किया। मार्शल की बजाय अगर एन के निकल जाया जाए, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। ट्रांसमीटर जहाज पर ही था। उसके अलावा मेरे दूसरे जराए भी नहीं थे जिनकी मदद से अपना काम कर सकता, इसलिए मार्शल पर वापसी ही जरूरी थी। 1.5 घंटे के बाद दहाने से बाहर निकला। वो बंडल मौजूद था जिसके बारे में केंट ने कहा था। मैंने वो खोल कर देखा। कश्ती ही थी, चुनाचे वहीं बैठकर उसमें हवा भरी और फिर उसे शाने पर रख कर साहिल की तरफ बढ़ गया। गरीब शॉर्टो के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका था, लेकिन अब उसका इंतजार भी नहीं कर सकता था। कश्ती समंदर में डालकर चल पड़ा और बिलाखिर अपना सफर तय करके मार्शल पर पहुंच गया। जहन में शदीद तजस्सुस था, खास तौर से शॉर्टो के बारे में जानना चाहता था। समझ में न आया कि किस तरह उसके बारे में मालूमात हासिल करूं। बिलाखिर कैबिन में आ गया। दूसरी सुबह अंदाजा हो गया कि शॉर्टो जहाज पर मौजूद नहीं। वो होता तो मुझे जरूर मिलता। दूसरे मामूलात में भी कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने कैबिन का जायजा भी ले लिया था। ट्रांसमीटर इतना महफूज कर दिया था मैंने कि किसी को उसका निशान भी न मिल सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।